बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका। बच्चों, कृतिका के अंतर्गत हम अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे और हमारे जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे जी। बच्चों, अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ लेख मैं क्यों लिखता हूँ। हमने इस लेख को पढ़ा कि लेखक बता रहे हैं कि क्या मैं अनुभव के आधार पर लिखता हूँ या अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता हूँ। हमने इसको कल पढ़ लिया है। बच्चों, आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक कृतिका में मैं क्यों लिखता हूँ के कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं, उन्हें हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं किस लिए लिख रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर लिख रहा हूँ या अनुभूति के आधार पर। तो लेखक कह रहे हैं यदि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है उसकी अपेक्षा अनुभूति मेरे लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। बच्चों, अनुभूति का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। अनुभूति के अंतर्गत हमारे संवेदनाएँ और कल्पनाएँ आती है जो हमें क्या करती है, हमें आत्मसात कर लेती है और अभ्यंतर व्यवस्था बनाती है हमारे लिए लिखने के लिए। तो देखो, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव उसके अंदर की व्यवस्था से बाहर निकालने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता जितना काम अनुभूति करती है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव हम किसी घटना को घटित होते हुए देखते हैं और घटित होते हुए देखने के बावजूद भी हमारा मन इतना विवश नहीं होता है कि हम उसके बारे में कुछ लिखें। लेकिन अनुभूति जो क्या होती है, अनुभूति होती है वो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव वह है जो हमें घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। लेखक के अनुसार अनुभूति वह है जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही संवेदना और कल्पना के सहारे जो सत्य जिसे हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसको महसूस कर रहे हैं उसे हम आत्मसात कर लेते हैं और वो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अप्रत्यक्ष घटना भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती है। जिस प्रकार पत्थर के ऊपर उजली छाया देख करके लेखक के अंदर एक अनुभूति जागृत हुई और लेखक ने हिरोशिमा विस्फोट के ऊपर एक कविता लिखी। आगे देखो बच्चों, लेखक कह रहे हैं जिसे लिखकर ही अपनी व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति अनुभूति हो गई, संवेदनाएं हो गई और कल्पनाएं उठने लगी, तो हम क्या करेंगे, उस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए हमें लिखना ही पड़ेगा। वह स्वयं को जानने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए लेखक के लिए अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। यानी लेखक है जो कहना चाहता है कि अनुभव के आधार पर हम इतना अधिक नहीं लिख सकते जितना अनुभूति के आधार पर, क्योंकि अनुभूति हमें अंदर से विवश करती है किसी चीज़ को लिखने के लिए। अनुभूति हमारे अंदर संवेदनाएं प्रकट करती है। तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। तो बच्चों, आपने जाना कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं जो अनुभव है, जो अनुभव हमने देखा है और उसे हम मतलब कोई घटना घटित होती हुई हम देख रहे हैं, उसका अनुभव हमें हो गया और पुनः वो घटना जब दोबारा घटित होती है तो वो क्या होता है, वो अनुभव हो जाता है हमें इस चीज़ का कि भाई हमें तो अनुभव है। लेकिन अनुभूति क्या करती है, अनुभूति हमारे अंदर संवेदनाएं और कल्पनाएं जागृत करती है। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। भोक्ता का अर्थ है बच्चों भोगने वाला, यानी हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ उसकी पीड़ा को भोगने वाला लेखक ने अपने आप को कब और किस तरीके का महसूस किया। मतलब जब हिरोशिमा पे बम गिरा तब लेखक जो कहा थे भारत में थे और उन्होंने भी उन समाचार पत्रों में उनका विवरण पढ़ा और पढ़ करके उसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा, ना कि कोई कविता लिखी। लेकिन लेखक को जब जापान जाने का मौका मिला तो वो हिरोशिमा के उन अस्पतालों में गया जहाँ विस्फोट से पीड़ित लोग थे, लेकिन वो फिर भी कुछ लिख नहीं पाए और उनको कब विस्फोट का भोक्ता बने वो इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, लेखक हिरोशिमा में घटित अणुबम से हुए नरसंहार के बारे में जानकर तथा जापान यात्रा काल में विस्फोट के कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी भोक्ता नहीं बन गया। यानी कि लेखक ने वो जो विस्फोट हुआ अणुबम का, जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर डाला, उसके सारे समाचारों को पढ़ने के बावजूद, उनके वहाँ जो पीड़ित लोगों से मिलने के बावजूद वह उसका भोक्ता नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? मतलब वो इस तरह महसूस नहीं कर पाया कि मतलब जिस तरह की कि ये जो पीड़ा दूसरों को हो रही है वो पीड़ा मुझे भी हो सकती है। लेकिन कब उसको ये पीड़ा हुई, कब वो भोक्ता बना? देखो, एक दिन जब वह हिरोशिमा नगर के सड़क पर अकेला घूम रहा था तब उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी
उस झुलसे हुए पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। विस्फोट के समय कोई आदमी उस पत्थर पर खड़ा होगा, रेडियोधर्मी किरणों ने उस खड़े व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी होगी। उसे देखकर लेखक के मन में संवेदनात्मक अनुभूति जाग गई। परिणाम स्वरूप उसके मन में अणुबम विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जाग उठा और वह हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक ने हिरोशिमा पे बम गिरा उसके सारे समाचार पढ़े, लेकिन उसे आंतरिक अनुभूति नहीं हुई। लेखक उन सब पीड़ितों से मिले जो क्या थे, हिरोशिमा बम विस्फोट से पीड़ित हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें आंतरिक अनुभूति नहीं हुई। एक दिन लेखक जब ऐसे ही सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक पत्थर के ऊपर, बड़े लंबे काले पत्थर के ऊपर झुलसे हुए, यानी आग से झुलसे हुए पत्थर के ऊपर एक मानव की छाया छपी हुई थी। तो लेखक ने अनुमान लगाया जरूर इस पत्थर पर या पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। और जब रेडियोधर्मी जो तत्व ने आकर के इस पत्थर पर गिरे तो पत्थर पर गिरने से क्या हुआ, उस व्यक्ति की तो छाया पत्थर पर बन गई ना। रेडियोधर्मी तत्व क्या करते हैं, फिल्म खींचते हैं बच्चों, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। उसकी तो छाया पड़ गई, जो पत्थर तो झुलस के रह गया, लेकिन वह व्यक्ति भाप बन करके उड़ गया होगा। उस वक्त की जो कल्पना है कि कोई व्यक्ति जीता जागता और इतने जबरदस्त मतलब प्रज्वलित जो रेडियोधर्मी तत्व थे उन्होंने इस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया, ये अनुभूति क्या हुआ, लेखक के अंदर तक आत्मसात कर गई और लेखक क्या हुआ, हर हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी उसे लगा कि आज मैंने हिरोशिमा विस्फोट को भोग लिया है और उसकी पीड़ा को मैंने जान लिया है। अगला प्रश्न देखो, मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, यानी क्या चीज है जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है, किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। हम पहले का उत्तर देखेंगे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ से ये आया है कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, मतलब ऐसा क्या है जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करता है। देखो, लेखक को लिखने के लिए उसकी आंतरिक व्यवस्था और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है। अनुभव है जो लेखक को प्रेरित नहीं करते हैं, लेखक को प्रेरित करती है उसकी आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक मजबूरी, यानी वो अपने शब्दों को बाहर निकालकर दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। आत्मिक अनुभूति, जो उसे अंदर तक किसी चीज की अनुभूति हुई, जैसे हिरोशिमा में जो पत्थर के ऊपर उजली छाया थी उसने लेखक को आंतरिक अनुभूति कराई। तो आत्मिक अनुभूति और आंतरिक व्यवस्था है जो क्या है, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा हमारा प्रश्न था, किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई लेखक है, अच्छा उसे हम कहें कि नहीं आप लिखिए, उसको किस तरह हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। देखो, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति, संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा अथवा आर्थिक आवश्यकता होते हैं। प्रेरणा स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति, जब वो आंतरिक व्यवस्था से बिल्कुल मुक्त हो सकता है तो उसे क्या, उसका मन करता है कि मैं कुछ लिखूं। संपादक का आग्रह, संपादक कहते हैं भाई मुझे पत्र पत्रिकाएं इकट्ठी करनी है, कुछ करना है तो आप मेरे लिए एक लेख लिख के दो। प्रकाशक कहता है मुझे एक लेख छापना है तो आप मेरे लिए लेख लिख के दो। अथवा आर्थिक आवश्यकता, कई लोग अपने धनोपार्जन के लिए भी लिखते हैं, परंतु दूसरा कारण उसके लिए आवश्यक नहीं है। इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण, इन दूसरा कारण क्या है? संपादक का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा और आर्थिक आवश्यकता। तो ये दूसरा कारण इतना आवश्यक नहीं है। इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति ही उसके लेखन का मूल कारण बनता है। यानी हम किसी पर दबाव डाल के काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो जो उत्साह, जो प्रेरणा रहती है वो नहीं पाई जाती जब तक कि आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति जब लेखक को मिल जाती है तो वो लेखन का मूल कारण बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखो बच्चों, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बच्चों, लेखक होते हैं जो लिखने वाले होते हैं, बड़े बड़े रचनाकार होते हैं, कवि होते हैं, या कोई कलाकार, कोई आप ले लो कलाकार होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आत्मानुभूति से काम करते हैं, अंदर से कोई काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब ये काम को करना नहीं चाहते हैं तो इनके मतलब जो स्वयं के अनुभव के साथ साथ इनके ऊपर जो बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बाह्य दबाव की वजह से भी व्यक्ति काम करता है। और ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं। संपादकों के दबाव का आग्रह, संपादक कह सकता है भाई आप हमारे लिए लेख लिखें। प्रकाशक के दबाव का आग्रह, प्रकाशक जो पत्र पत्रिकाएं छापते हैं वो कह सकते हैं कि आप हमारे लिए लेख लिखें। आर्थिक आवश्यकता का दबाव, कई लोग लेखन का जो कार्य करते हैं वो धनोपार्जन के लिए भी करते हैं।
इनके अलावा लेखक शासकीय दबाव या राजनीतिक प्रतिबद्धता की व्यवस्था से भी लिखने को प्रेरित होता है। यानी शासकीय दबाव, कई लोग सरकारी नौकरी में भी लिखते हैं ना, लिखने के लिए प्रेरित होता है, या राजनीतिक प्रतिबद्धता की व्यवस्था से भी लिखने के लिए प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखक से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, और करते हैं तो कैसे? यहाँ ये प्रश्न ये है कि भाई जो बाह्य दबाव है, संपादक का दबाव है, प्रकाशक का दबाव है, आर्थिक दबाव है, ये केवल क्या लेखक या रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? अब वही अन्य कलाकार होते हैं, कई लोग गीत गाते हैं, गाने गाते हैं, कई लोग अभिनय करते हैं, कई लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उसमें संपादक प्रकाशक की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, हर व्यक्ति के साथ में एक दूसरा व्यक्ति जुड़ा रहता है। हम कोई भी एक काम करते हैं तो हमारे साथ में दूसरा व्यक्ति अपने आप जुड़ जाता है। तो उसी तरह से हम इसको देखेंगे, बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करता है। केवल हर जगह संपादक या प्रकाशक नहीं होते, जो कलाकार अभिनय करते हैं उनके साथ निर्माता निर्देशक होते हैं। कौन होते हैं? निर्माता निर्देशक होते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक अपने फिल्म निर्माता निर्देशकों के दबाव से प्रभावित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ना भाई। जैसा निर्देशक बताएगा उसी के निर्देशानुसार वो अपना क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। इनके ऊपर उनके प्रशंसकों का भी दबाव होता है बच्चों। आपने कई बार फिल्में देखी है, कई फिल्म के जो अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो क्या होते हैं, लोग उनके बहुत सारे प्रशंसक बन जाते हैं और वो उनको पर प्रेशराइज करते हैं, उनको दबाव डालते हैं कि वो इस तरीके का अभिनय करें तो वो इसमें अच्छे लगते हैं। तो क्या होता है, इन कलाकारों के ऊपर प्रशंसकों का भी दबाव होता है। यदि निर्माता निर्देशक और प्रशंसक किसी ख्याति प्राप्त हुए कमाए हुए कलाकार पर कला प्रदर्शन के दबाव न बनाए तो वह कलाकार काम करने की बजाय आराम करना अधिक पसंद करेगा। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, यदि निर्माता निर्देशक और प्रशंसक जो मतलब किसी की प्रशंसा करने वाले हो, किसी ख्याति प्राप्त धन कमाए हुए कलाकार, यानी कोई बहुत बड़ा कलाकार है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रसिद्धि है उसके पास, तो वो काम क्यों करेगा? वो तो आराम से अपना जीवन निकालेगा। तो उसके लिए क्या है, उसकी कला के प्रदर्शन के उसके ऊपर यदि दबाव नहीं बनाया जाएगा उसकी कला के प्रदर्शन के ऊपर, तो वह कलाकार काम करने की बजाय आराम करना अधिक पसंद करेगा। आगे देखो बच्चों, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर्वैवाहिक दोनों दबाव का परिणाम है, पर यह आप कैसे कह सकते हैं? लेखक ने अपनी ये पाठ्यपुस्तक कृतिका में पीछे की तरफ एक कविता भी दी है बच्चों। जो ये कविता है वो लेखक के अंतर्वैवाहिक दोनों दबाव का परिणाम है। यानी आंतरिक व्यवस्था तो है ही लेखक के ऊपर, लेकिन उसे बाह्य दबाव भी दिया गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं, ये हम देखेंगे। देखो बच्चों, लेखक जापान घूमने गए थे तो हिरोशिमा के उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई। मतलब वो अस्पतालों में गए, वहाँ विस्फोट से पीड़ित लोगों से मिले तो उनको वो अनुभव हुआ और उन्हें पीड़ा हुई, परंतु उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। जो पीड़ित व्यक्तियों को देख करके लेखक का मन बिल्कुल भी ये नहीं कर पा रहा था कि मैं कुछ लिखूं हिरोशिमा विस्फोट के ऊपर। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु उसे पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेखक ने भारत में रहते हुए हिरोशिमा विस्फोट के बारे में पढ़ा, जापान जाकर के हिरोशिमा के अस्पतालों में जाकर के वो पीड़ित लोगों से मिला, तब तक लेखक का मन नहीं गवा किया कि मैं क्या करूं, इनके बारे में कुछ लिखूं। अनुभव तो प्राप्त हुआ, ये अनुभव उसे पढ़कर भी प्राप्त हुआ और ये अनुभव उन्हें प्रत्यक्ष देखकर भी प्राप्त हुआ, लेकिन उस पत्थर के ऊपर उजली छाया को देखकर लेखक के मन में एक आंतरिक अनुभूति हुई, एक आंतरिक संवेदना पैदा हुई कि किस तरह रेडियोधर्मी तत्वों ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। तो लेखक को क्या किया, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। जो दृश्य लेखक ने उस पत्थर के ऊपर देखा, उस दृश्य ने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर्वैवाहिक दोनों का परिणाम है। यानी कि अंत कौन सा था, जब उसने उसके ऊपर उजली छाया देखी, और बाह्य परिणाम कौन सा था, जब वो अस्पतालों में पीड़ित लोगों से मिला। हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? देखो बच्चों, ये प्रश्न आपको अपने विचारों से लिखना है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसको लिखने का तरीका बताऊंगी। देखो, हिरोशिमा की जो घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में हुई थी, और इस समय में क्या हुआ था, जापान
मतलब यूरोपीय कंट्रीज है और जापान, जो भी आपस में ये जो देश थे ये युद्ध लड़ रहे थे, उन दिनों अमेरिका ने क्या किया था, 6 अगस्त और 7 अगस्त को किसके ऊपर, जापान के 2 ये नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम या अणु बम जो भी था वो डाल दिया। उससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, ज़मीन बर्बाद हो गई, बहुत सारे जीव जंतु मर गए और पूरा पर्यावरण खराब हो गया। तो बच्चों, हिरोशिमा की पर्यावरण का खराब होना मतलब बिना ही मतलब जीवों का अपव्यय होना, यानी जीव मरे, मानव तो मरे, मानव भी जीवों में आता है, मानव कितनी संख्या में मानवों का सर्वनाश हो गया और आने वाली पीढ़ी भी खराब होती हुई चली गई। तो हिरोशिमा की ये घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। ये परमाणु बम हमने कहाँ से बनाया, ये हमको ईश्वर ने नहीं भेजा, ये विज्ञान के आविष्कार है और उन आविष्कारों के तहत ये परमाणु बम बना और उस परमाणु बम का बहुत भारी दुरुपयोग हुआ। देखो, यह पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणु बम का प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप से सारे संसार को परिचित करा दिया। विज्ञान का जो रूप होता है, विज्ञान के जो आविष्कार होते हैं वो मानव की सुख सुविधाओं के लिए होते हैं और मानव के जो दैनिक जीवन है, जो उनका भौतिक सुख सुविधाएं, उनके लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह विज्ञान का विनाशकारी जो रूप था वो सारे संसार को दिख गया। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग घातक अस्त्र बनाकर और उसके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। देखो बच्चों, लोग तरह तरह के विस्फोट बना रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं, रेडियम थर्मी पदार्थ बना रहे हैं और इसके अलावा तरह तरह के न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, अणु बम बना रहे हैं, यानी एक दूसरे को समाप्त करने के लिए। इससे बच्चों केवल जीव हत्या ही नहीं होती है, मतलब मानव जीवन समाप्त नहीं होता है या केवल जीवों की हत्या ही नहीं होती है, इसके साथ साथ हमारे जो धरती का पर्यावरण भी खराब होता है और हमारी धरती स्वयं भी खराब हो जाती है। तो ये जो विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, चिकित्सकों के द्वारा भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है और अनचाहे भ्रूणों को समाप्त किया जा रहा है। यह भी विज्ञान का आविष्कार है कि जब बच्चा पेट में होता है तभी पता कर लिया जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है और उसी के अनुसार भ्रूण का जब परीक्षण करके अनचाहे भ्रूण को वो समाप्त कर दिया जाता है। चिकित्सक जो होते हैं वो विविध उपकरणों की सहायता से मानव शरीरांग निकालकर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो मतलब कई तरह चिकित्सक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें भी कई चिकित्सक क्या करते हैं, विभिन्न उपकरणों की सहायता से मानव शरीर के अंग निकाल लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में किडनी 2 होती है तो एक किडनी निकाल करके तस्करों को दे दी जाती है, यानी कि बेच दी जाती है। किसान क्या कर रहे हैं, जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़क कर पैदावार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धरती की उपज अब कम होती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो किसान क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जो उनकी जो फसलें हैं उन पे जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़क करके उनको क्या कर रहे हैं, पैदावार को बढ़ा रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा फल होते हैं जो कच्चे तोड़ लाते हैं और उनको ज़बरदस्ती पकाया जाता है, किसके द्वारा, विभिन्न दवाइयों के द्वारा, विभिन्न रसायनों के द्वारा। इन फसलों से उत्पादित अनाज से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। विज्ञान ने इतने सारे क्या बना दिए हैं, इतने सारे मतलब जो वाहन है वो बना दिए, उससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और उससे निकलने वाले धुएं से वायु भी प्रदूषित हो रही है। ऐसा नहीं है, विज्ञान बच्चों जितना भी काम कर रहा है वो सब रसायनों पर आधारित काम कर रहा है, वो प्राकृतिक रूप से कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है, साथ ही हमारे पर्यावरण को भी खराब कर रही है। आगे देखो, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। बच्चों, इसमें आपको अपने विचार लिखने होते हैं। मैं बताऊंगी कि आपको अपने विचार किस प्रकार लिखने हैं। देखो, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी भूमिका यह है कि मैं विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूं, उपयोग करने से या उससे दूर रहने का प्रयत्न करता हूं। यानी कि आपको लिखना है कि मैं जिस तरह विज्ञान का कोई ऐसा यंत्र हो जिसकी मतलब जिसको हम उपयोग लेने में जिससे हमारा स्वास्थ्य का नुकसान होता हो, हमारे पर्यावरण का नुकसान होता हो, उससे मैं दूर रहने का प्रयत्न करता हूं। साथ ही मैं प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक से संबंधित अन्य वस्तुओं का बिल्कुल उपयोग नहीं करता हूं और न दूसरों को उपयोग करने की सलाह देता हूं। फसलों में कीटनाशक तथा जहरीले रसायनों को छिड़कने की कभी भी कोशिश नहीं करता हूं। भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्म कराने की कभी भी किसी को सलाह नहीं देता हूं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है अपना कि संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से, ये मैंने अपने विचार बताए हैं, आप इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमारा ये जो पाठ है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी के द्वारा जो लिखा गया है उसके प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ करने का प्रयास किया। आप इन्हें पढ़िए और पढ़ करके समझिए, साथ ही लिखने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।